उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तितावी थाना क्षेत्र के सैदपुर खुर्द गांव निवासी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई और मामले की गहन जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए भी गतिविधियां की थीं, जिसकी भी जांच जारी है। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यदि और तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित धाराओं में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, माननीय सीएम सर और पीएम सर के खिलाफ एक व्यक्ति ने कमेंट किया था। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज किया गया तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाए। अहमद नाम है उसका, लगभग 22-23 साल का व्यक्ति है। सैदपुर खुर्द गांव है उसका, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और निश्चित तौर से इस पर दृष्टि भी रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ी जागरूकता पहल देखने को मिली, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर बाल विवाह मुक्त भारत वाहन पहुंचा। इस वाहन के माध्यम से आम लोगों को बाल विवाह से जुड़े कानून, सजा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वाहन पर साफ तौर पर लिखा गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनन अपराध है। साथ ही बाल विवाह करवाने वाले माता पिता, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, पादरी और आयोजन से जुड़े अन्य लोगों के लिए भी सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इस अभियान के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि बाल विवाह केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि गंभीर अपराध है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों का मानना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों की सोच बदलेगी और बाल विवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नीना त्यागी, संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय से। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। ये हमारे यहाँ कुछ बाल विवाह होते हैं, वैसे हमारे यहाँ कम है, यूपी के मतलब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में कम है बाल विवाह, लेकिन लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें जो है लड़की की एज 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यही एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट पे भी, ताकि अवेयरनेस फैले और बाल विवाह कम हो सके। ये 8 मार्च तक चलेगा। ये हमारी वैन है, ये सभी जगह घूमेगी और घूम घूम के लोगों को इसकी जानकारी देगी। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नियमों और फैसलों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी के नए प्रस्ताव उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, योग्यता आधारित व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ हैं। ज्ञापन देने वालों का आरोप है कि इन नियमों से संविधान में दिए गए समानता और समान अवसर के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। मांग की गई है कि यूजीसी के इन विवादित नियमों पर तत्काल रोक लगाई जाए और विषय विशेषज्ञों व शिक्षाविदों से परामर्श कर दोबारा विचार किया जाए। इस मुद्दे को लेकर छात्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। यूजीसी के खिलाफ कलेक्ट्रेट में स्वर्ण समाज और हिंदू समाज के लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय राष्ट्रपति जी के और प्रधानमंत्री जी के नाम। और ये कानून स्वर्ण जाति के खिलाफ बिल्कुल ऐसा बना दिया कि हमारे बच्चों को भविष्य खराब हो जाएगा, वो स्कूल में ना पढ़कर जेल में रहेंगे। ये जनरल कैटेगरी को जेल कैटेगरी में बदलने का एक कानून केंद्र सरकार लाई है। इसके खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है और सरकार को समझना चाहिए इस कानून को वापस तो लेना ही पड़ेगा, वो भी किसी भी कीमत में ले, चाहे कुछ भी ले, क्योंकि आगे चुनाव भी आ रहे हैं। स्वर्ण समाज के वोट से ये सरकार बनती है और किसी के वोट से ये सरकार नहीं बनती। कभी इन्हें गलतफहमी हो तो ये कानून इन्हें वापस लेना पड़ेगा और स्वर्ण समाज की एकता और हिंदू समाज की एकता के आगे इन्हें झुकना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारा मानना है जो इस देश में यूजीसी का जो कानून ये लाया गया है, ये हिंदू समाज को बांटने का कानून है। जब से इस कानून की बात चली है, हिंदू समाज की जातियों में आपस में बहुत भेदभाव की भावना पैदा होने की अंकिसा हो गई है। इसलिए आज हमने हिंदू समाज को एक करने के उद्देश्य से और इस कानून को वापस करने के उद्देश्य से आज हमने इस प्रदर्शन को किया है। हमने आज सिर्फ हिंदू मोर्चा के आह्वान पर इस प्रदर्शन में आज जो है बैकवर्ड के लोग भी है, सवर्ण समाज के लोग भी हैं, जाटव समाज के लोग भी हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अखिलेश जाटव जी भी हैं, शिवसेना के राजेश कश्यप जी भी हैं और भी काफी ऐसे लोग हैं। हमारा साफ स्पष्ट मानना है कि जो हमारे हिंदू समाज की एक अनमोल माला है, इसको आप खंडित करने का प्रयास न करें,
क्योंकि इस काले कानून के बाद हिंदू समाज की जातियों में आपस में भेदभाव बढ़ेगा। जबकि आजादी के 80 साल के बाद भी अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि इस देश के अंदर जाति के आधार पर कोई पिछड़ापन है तो बहुत शर्मनाक बात है। जबकि सच्चाई धरातल पर यह है कि जाति के आधार पर हमने आज तक कभी भेदभाव महसूस नहीं किया। मैं खुद एक बैकवर्ड समाज से हूँ, परंतु मैंने कभी जिले के अंदर रहते हुए आज हमारे आह्वान पर बनिया समाज के लोग भी आते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी आते हैं। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर रविदास यात्रा निकलती है या कोई भी यात्रा निकलती है तो हमारे वैश्य समाज के लोग दान देने से पहले ये नहीं सोचते कि बैकवर्ड का है, दलित समाज के लोग हैं। तो आखिर क्यों ऐसा कानून क्यों इस देश में लाया जा रहा है जो हमारे जातियों को आपस में भेदभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने ऐसा आह्वान किया है कि और हमारा उद्देश्य है कि हम इस काले कानून का विरोध भी करेंगे और हिंदू समाज को जातियों में आपस में भेदभाव नहीं करने देंगे। जो कुछ जातिवादी कीड़े और लोग अपने मनसूबों को पूरा करना चाहते हैं और हिंदू समाज जातियों में बांटना चाहते हैं, हम उनके मुंह बंद करने के लिए भी हम जैसे लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले टाइम में अगर काला कानून वापस नहीं होगा तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। तो सरकार के प्रतिनिधि यहाँ जिले के अंदर आएंगे, उनका घेराव होगा, उनका विरोध होगा, उनसे इस्तीफे मांगे जाएंगे। आप जो लोग हैं, आप सिर्फ बैकवर्ड की वोट से आप सत्ता में नहीं आए, आप सवर्ण समाज की वोट सत्ता में नहीं आए, आप हिंदू समाज की वोट सत्ता में आए हैं। तो हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का निधन हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण विमान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। देश की राजनीति में शोक की लहर है और हर ओर से अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जांच एजेंसियां हादसे के कारणों की विस्तृत जांच में जुट गई हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग के दौरान उनका निजी विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी विमान दुर्घटना में नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ क्रू मेंबर्स और जितने भी सहयात्री थे वो नहीं रहे, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। हम दुखी परिवारों के साथ हैं इस पीड़ा की घड़ी में। वर बघितले मी आता आतमध्ये जाऊन बघते काय आहे। हो जाणार आहे मला काहीच माहिती नाही। मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट इथे आले। कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट इथे आले, आता बघते आतमध्ये। देखिए, अजीत पवार जी के साथ हमने 25-30 साल काम किया है। 2002 से लगभग 20 साल से ज़्यादा अजीत पवार के साथ हमने काम किया है और हमने देखा है कि वो एक ऐसे वाहिद नेता रहे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही डायनामिक और जो कहते थे वो बस उसकी जिद को पकड़ लेते थे। हालांकि उन पर एक तरह का आरोप कांग्रेस एनसीपी को तोड़ने का भी लगा है कि उन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिलकर शरद पवार साहब के साथ गलत किया कि पार्टी छोड़ दी। मगर उसके बावजूद भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज तक वो जो इस तरह से काम करते थे, सवेरे जल्दी उठकर निकल जाना, ग्राउंड में लोगों से संपर्क रखना, एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका संपर्क रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चले जाने से न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार को नुकसान पहुंचा है, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति हिल गई है। देखिए, बहुत दुखद है कि आज सुबह ही जब ये न्यूज़ आई कि प्लेन क्रैश हो गया, पहले तो था कि शायद बच गए हों, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जो वीडियो सामने आई और देखा तो बहुत ही तकलीफ़ हुई। एक बहुत ऊर्जावान नेता का दुनिया से चला जाना यकीनी तौर पर बड़ा दुखदायी है और महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ अच्छा प्रशासक से वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत। आज महाराष्ट्र से एक दुखद खबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के विमान दुर्घटना में मारे जाने का आया है। इससे महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश दुखी है। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और वह महाराष्ट्र की जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे। लेकिन आज विमान दुर्घटना में दुखद निधन के समाचार से महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ उनके परिवार और समर्थकों के साथ साथ पूरा देश दुखी है। भगवान से यही प्रार्थना है कि श्री अजीत पवार जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी, देश की राजनीति में भी हम इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनके परिजनों को और उनके समर्थकों को सांत्वना देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन सब को जो दुख इस प्रकार का आघात लगा है इसको सहने की शक्ति प्रदान करें। बड़ा वेदनादायक दुखदायक है। एक सुनहरी हृदय का एक जानदार शानदार नेता महाराष्ट्र ने गवा दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के सदस्य के नाते प्रेम करने वाला, जो पेट में है वही ओठों में है, बड़ा पारदर्शक नेता और वित्त मंत्री के नाते बहुत शानदार राज्य की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले नेता को आज बड़े दुखदायक परिस्थिति में आज अलविदा महाराष्ट्र कर रहा है। महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि है। मैं नहीं समझता हूँ कि सहजता से ये हानि निकल पड़ेगी। एक बहुत अच्छा नेता हमने गवा दिया है। एक दिलदार हृदय का राजनीति में काम करने वाला, यारों का यार, दोस्तों को दोस्त, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ऐसा समझने वाले को नेता को हमने आज खो दिया है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर उसकी जांच तो होती है, उसका तो एसओपी होता है। डीजीसीए इसकी जांच करेगी और वो नियमित रूप से जांच करने का एसओपी होने से जांच होगी। पर मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं, इनके लिए नहीं, डीजीसीए के लिए संदेशा है कि डीजीसीए ने अपने नियमों के बारे में अब कड़ी से कड़ी बातें करने की आवश्यकता है। जब भी कोई एयरपोर्ट बनता है, कोई एयर स्ट्रिप बनती है, सारे सुरक्षा के बातों को ध्यान देते हुए मंजूरी देनी चाहिए। डीजीसीए ने पायलट के बारे में जो संभावनाएं है अपघातों के बारे में, उसके बारे में जांच करते हुए जो निष्कर्ष हमारे पास आए हैं, अभी तक जो एक्सीडेंट विश्व में हुए हैं, उसको देखते हुए और नियमों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है।